ओके, वेलकम टू ऑल। अभी आज सैटरडे भी है और शायद नवरात्रि भी स्टार्ट होने वाली है, तो दूसरे लोग शायद अभी आएंगे। तो हम प्रार्थना से स्टार्ट करेंगे। श्री गुरुवे नमः। नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोकैर्जरारुग्भयमृत्युनाशं धातारमीशं विविधौषधीनां शम्योमवातावनिवारिवहनिं पञ्चप्रपञ्चात्मकदेहभाजं सन्तापसम्पातजराज्वरान्तकं नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं नवीननीलमुदकान्तिकान्तं शान्तं हरे द्वादशमाख्यमूर्तिं पूर्तिं शतानां सुमनोरथानां नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम्। ओके, वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। अभी आज दो नए मेंबर हैं, तो सिर्फ उनके लिए एक बात बता देता हूँ कि आपको कोई भी क्वेश्चन है तो लास्ट में हम रखेंगे डिस्कशन के लिए टाइम, वहाँ पे भी आप पूछ सकते हैं। नहीं तो आपको रियल टाइम में ग्रुप में टाइप कर सकते हैं, तो बाद में आपको मतलब याद आएगा कि ये क्वेश्चन है करके। तो ड्यूरिंग द सेशन कुछ डिस्कशन नहीं रहेगा। आफ्टर द सेशन हम डिस्कशन करेंगे, उसमें आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैंने जो आपको नोट्स दिए हैं उसमें मोस्टली सब चीज़ें हैं जो प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस हुई थी, तो उसके बारे में भी कुछ टर्मिनोलॉजी ध्यान में ना आए, कुछ समझ में ना आए तो भी आप पूछ सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हम अभी गुगुलु कल्प देख रहे हैं, उसमें मेनली हम 3 कल्प देखने वाले हैं। श्रीनाथ गुगुलु, पंचतीर्थ घृत गुगुलु और आज जो मैंने केशव गुगुल के आपको नोट्स दिए वो। तो गुगुलु कल्प में पहले तो इंट्रोडक्शन में ये आता है कि अभी हम वटी फॉर्म में यूज करते हैं या टेबलेट फॉर्म में यूज करते हैं, लेकिन क्लासिकल जो गुगुलु बोला है और उसके जो पाक लक्षण बोले हैं वो गुड़ पाक की तरह बोला है। मतलब पहले जो गुगुलु यूज करते थे वो अवले फॉर्म में यूज करते थे, और उसके जो पाक लक्षण है वो गुड़ पाक के, मतलब अवले पाक के सिद्धि लक्षण उसके दिए हैं। अभी कन्वीनियंसी की वजह से या तो फिर डोज उसका उतना ही हम दे पाएंगे, उसकी वजह से हम वटी फॉर्म में या टेबलेट फॉर्म में यूज करते हैं। तो गुगुलु कल्प का नहीं, सिर्फ शुद्ध गुगुलु का डोज 2 ग्राम होता है कि पूरे दिन में आप 2 ग्राम शुद्ध गुगुलु दे सकते हैं। तो हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि एवरेजली 50% तक गुगुलु होता है। गुगुलु कल्प रहा तो उसमें शुद्ध गुगुलु की मात्रा 50% होती है और बाकी के 50% में अलग अलग प्रक्षेप जो फाइन पाउडर के फॉर्म में होते हैं, घी या तो फिर दूसरे कुछ भी द्रव्य उसमें होते हैं। तो सपोज हम 2 ग्राम की मात्रा हम शुद्ध गुगुलु की गिने, तो कोई भी गुगुलु कल्प दिन में आप 4 ग्राम तक दे सकते हैं, तो उसमें शुद्ध गुगुलु आपका 2 ग्राम जाएगा। कुछ गुगुलु कल्प में मिनरल रहते हैं, सपोज श्रीनाथ गुगुलु में ही गंधक है, तो आप पूरे दिन में कितना श्रीनाथ गुगुलु देते हैं, उसमें गुगुलु की मात्रा और शुद्ध गंधक की मात्रा वो भी आपको असेस करनी है। और महायोगराज गुगुल या दूसरे गुगुलु कल्प देखे तो उसमें मल्टीपल मिनरल्स है। तो शुद्ध गुगुलु की मात्रा हमने असेस कर ली, जहाँ पे आप मिनरल्स दे रहे हैं, आपकी बॉडी में जा रहे हैं मिनरल्स, तो उसको भी आपको असेस करना है कि पूरे दिन में कितना मिनरल जाता है। लेकिन जनरली जो गुगुलु कल्प है हम पूरे दिन में 4 ग्राम तक मैक्सिमम दे सकते हैं, तो उतना गुगुलु हमारे बॉडी में डिजोल्व होगा और उसका एब्सॉर्प्शन ठीक से हो पाएगा। जनरली क्या करते हैं, मतलब सामान्य रोग है, ज़्यादा क्रोनिक नहीं है, तो हम गुगुलु की 2-2 गोली 2 बार या 2-2 गोली 3 बार देते हैं। एक्सक्लूसिव गुगुलु की सिंगल जो वटी रहती है वो 500 मिलीग्राम की रहती है। बाकी की जो वटी है उसका वेट ज़्यादा नहीं होता, ये रेजिन है उसकी वजह से वेट ज़्यादा होता है, तो एक गोली 500 मिलीग्राम की होती है। तो 2-2 गोली 3 बार दिया तो वो 3 ग्राम जितना डोज गुगुलु कल्प का गया। तो जहाँ पे क्रोनिक कंडीशन है, सीवियर कंडीशन है, और अगर आपको कॉन्फिडेंस है तो आप 2-2 गोली 4 बार करके भी आप दे सकते हो।
अगर आप वटी के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करते, गुगुलू को आप पाक की तरह, अवले की तरह देते हैं, तो उसकी मात्रा आपको मतलब मेजर करनी पड़ेगी कि आप 1 चम्मच तक देते हैं तो वो 3 ग्राम या 4 ग्राम हो जाता है। तो पूरे दिन की मात्रा आपको सिंगल टाइम देनी होगी। और जनरली जो अवले की मात्रा है, मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, हम रसायन की तरह देते हैं। गुगुलू को अगर आप अवले फॉर्म में देते हैं तो वो रसायन की तरह आपको सिर्फ मॉर्निंग में देना है, पर्टिकुलर अनुपान के साथ देना होगा। और बाद में उसको यथाकाल भोजन, जब आगे का आहार जीर्ण हो गया, आपका औषध जीर्ण हो गया और उसको अग्नि प्रदीप्त होकर भूख लगी है, तो सम्यक आहार उसको देना है। नहीं तो जनरली जो गुगुलू की हम वटी फॉर्म में यूज करते हैं, उसको भोजन से पहले या तो भोजन के बाद भी आप दे सकते हैं। उसको क्वाथ में, अगर आपका रोग ऐसा है, आमवात है, तो एरणमूल क्वाथ या तो संधिवात या कोई भी वातज विकार में आप देते हैं गुगुलू, तो दशमूल क्वाथ या रासना सप्तक क्वाथ आप देने वाले हैं, तो क्वाथ में डिजोल्व करके गुगुलू दिया तो अच्छा है, क्योंकि उसका डिजोल्यूशन ठीक से होगा। अगर कुछ नहीं है, अनुपान में कुछ नहीं है पर्टिकुलरली, तो उष्णोदक के साथ आप दे सकते हैं। लेकिन उसको आपको गलना नहीं है, गुगुलू को ऐसे ही गल नहीं जाना है। आपको उसको पाउडर करके कोई भी लिक्विड में डिजोल्व करके बाद में लेना है, क्योंकि तो वो स्टमक में इजीली डिसइंटीग्रेशन हो पाएगा और तो उसकी आपको डिजायरेबल इफेक्ट मिलेगी। तो कोई भी गुगुलू कल्प ऐसे हम यूज करते हैं। लास्ट में हमने देखा था सीनाथ गुगुलू, तो उसकी एक मेथड हमने देखी थी जो क्लासिकल दी हुई है। त्रिफला क्वाथ उसमें 3 भाग दिया हुआ है, तो हमने देखा था कि उसका लिक्विड आप बनाएंगे तो 6 भाग त्रिफला क्वाथ होता है, 1 भाग शुद्ध गुगुलू है, 1 भाग शुद्ध गंधक है और 4 भाग एरंड तेल है। रेफरेंस में ऐसा बोला है कि ये चारों जो चीज है, त्रिफला क्वाथ, शुद्ध गुगुलू, शुद्ध गंधक और एरंड तेल, पर्टिकुलर प्रपोर्शन में है, उसको साथ में मिक्स करना है दृढ़ लोह पात्र में और उसको पाक करना है। तो अभी हमने बताया कि कब तक पाक करना है, तो जब तक आपको गुड़ पाक के लक्षण मिलेंगे। तो जनरली हम देखते हैं कि एक्चुअली अवले पाक में हम देखते हैं तंतुमत्व, तो इसमें भी लास्ट स्टेज में आपको तंतुमत्व मिलेगा। जब आप पानी में उसका ड्रॉप डालते हैं तो वो नीचे डूब जाता है, अपसु मज्जनम बोलते हैं। और स्थिरित्वम, नीचे डूब तो जाता है लेकिन वहां पे स्थिर होना चाहिए, फैलना नहीं चाहिए। और जब कल्प बन जाता है, आप उसमें प्रक्षेप द्रव्य ऐड कर देते हो, तो लास्ट में अवले में भी ऐसा होता है कि लास्ट में आपको पीड़ित है मुद्रा। अगर आप गुगुलू कल्प या तो अवले 2 फिंगर के बीच में लोगे और प्रेस करोगे तो आपकी फिंगरप्रिंट उसमें आ जाएगी। तो ये सब उसके सिद्धि लक्षण दिए हुए हैं। इससे हमको पता चलता है कि एक तो पाक ठीक से हुआ है, गुगुलू का पाक ठीक से हुआ है, जो भी पाउडर्स या घी उसमें हमको मिक्स करना है वो यूनिफॉर्मली मिक्स हुआ है। और अभी जो आप टैबलेट या तो अवले फॉर्म में गुगुलू कल्प देंगे तो वो इजीली डाइल्यूट हो जाएगा अब हमारे स्टमक में। तो डिसइंटीग्रेशन टाइम उसका जो भी है उसमें वो डिसइंटीग्रेट होके आगे वो एब्सॉर्प्शन और डिस्ट्रीब्यूशन मीडिया में वो जाएगा। तो पर्टिकुलरली वहां पे हम सिद्धि लक्षण देखते हैं। तो एक मेथड ये है कि उसको पाक करना है, जिसको हम हीटिंग मेथड बोलते हैं। दूसरी मेथड है पॉन्डिंग मेथड, कि जो भी आपके कंटेंट है वो कंटेंट को आपको बारी बारी उलूखल यंत्र में डालना है और उसको पॉन्डिंग करना है, कुटन करना है। तो ये मेथड ज्यादा डिजायरेबल करते हैं वैद्य लोग, क्योंकि मेनली हम गुगुलू का वही सोचते हैं कि डिजोल्यूशन ठीक से होना चाहिए, वो इतना हार्ड मटेरियल है इसलिए। तो जितना आप पॉन्डिंग करते हैं, पॉन्डिंग करते वक्त प्रक्षेप द्रव्य आपको थोड़ा थोड़ा डालना है, स्नेह द्रव्य रेफरेंस में है तो डालना है वही, जैसे सीनाथ गुगुलू में एरंड तेल है तो वहां पे एरंड तेल डालना है। अगर कुछ नहीं है स्नेह द्रव्य तो भी गोघृत आपको थोड़ा थोड़ा डालना है। और शुद्ध गुगुलू जो सॉफ्ट मास है आपके पास, प्रक्षेप द्रव्य आप थोड़ा थोड़ा डालेंगे और स्नेह, ये सबको थोड़ा थोड़ा मिला के आपको कुटन करते रहना है। और जब तक पाउडर, जितना पाउडर आपको रेफरेंस में दिया है उतना फाइन पाउडर उसमें यूनिफॉर्मली मिक्स ना हो जाए तब तक आपको कुटन करना है। तो उसमें पर्टिकुलरली बोला है कि लक्षाघात कुट्टनम, 1 लाख बार आपको वो स्ट्रोक करना है। तो इतना ज्यादा आप स्ट्रोक करेंगे, इतना ज्यादा कुटन करेंगे तो क्या होगा कि गुगुलू की पार्टिकल साइज रिडक्शन हो जाएगी, तो वो हार्ड मटेरियल है उसमें से सॉफ्ट मटेरियल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो इजीली डिजोल्व हो पाएगा हमारे स्टमक में या अलग अलग मीडिया में वो डिजोल्व हो पाएगा। तो एक मेथड जनरली हम नहीं दी होती तो भी हम कुटन मेथड से आप बना सकते हैं। तो सीनाथ गुगुलू का पार्ट हमने देख लिया है।
सिर्फ वो कुट्टन मेथड से हम कैसे बना पाएंगे वो हम देखेंगे। तो इसमें त्रिफलाक्वाथ जो है, एक्चुअली त्रिफलाक्वाथ शोधन मीडिया है गुगुलू का। गुगुलू आप रॉ फॉर्म में लेंगे तो आपको पता है वो धूप में हम यूज करते हैं, तो डायरेक्टली वो आप बॉडी में नहीं ले पाएंगे। तो उसको डिसोल्व करने के लिए अलग अलग मीडिया होता है, तो वो मीडिया अलग अलग दिए हुए हैं, वो उसमें आपको शोधन करना है, या तो फिर उसकी पर्टिकुलर थेरापेटिक एफिकेसी आपको चाहिए तो उसके लिए अलग अलग मीडिया दिए हुए हैं। तो त्रिफलाक्वाथ बेस्ट है उसको डिसोल्व करने के लिए। बाकी गुडुचिक्वाथ है, गोदुग्ध है, गोमूत्र है, दशमूलक्वाथ बहुत सारी जगह पे दिया हुआ है, और कुछ नहीं दिया तो आप पानी में भी डिसोल्व करके उसका शोधन कर सकते हैं। तो गुगुलू शोधन जनरली दोला यंत्र मेथड से करने को बोला है कि कोई भी पात्र में आप लिक्विड लेंगे और गुगुलू एक पोटली में बांध के वो पोटली को लिक्विड में डिप करते हुए आप हीट करेंगे। लेकिन इससे हीटिंग ज्यादा होता है, मटेरियल जो द्रव द्रव्य आप यूज करते हैं उसका लॉस भी ज्यादा होता है, और हीटिंग ड्यूरेशन ज्यादा होते हुए भी गुगुलू का बल्क, उसका इल्ड हमको इतना नहीं मिलता। तो जनरली हम क्या करते हैं कि गुगुलू को डायरेक्टली जो भी लिक्विड है उसमें डिसोल्व कर देते हैं। सपोज अभी हम त्रिफलाक्वाथ आज देखने वाले हैं, तो त्रिफलाक्वाथ आपने बना लिया, उसमें आपने रो गुगुलू जो आपके पास गुगुलू है उसको पहले पौंड करके जितना फाइन हो सकता है उतना फाइन करेंगे, और त्रिफलाक्वाथ में उसको गर्म करते हुए डिसोल्व कर लेंगे। तो अच्छा सैंपल रहा गुगुलू का तो भी उसमें मैक्सिमम 65 to 70% तक रेजिन होता है। बाकी उसमें फिजिकल इम्प्योरिटी रहती है, क्योंकि हम गुगुलू एक प्रकार का स्टेम है, स्टेम में से कट करके वो रेजिन की तरह हम कलेक्ट करते हैं। तो स्टेम का पार्ट, उसकी त्वक का पार्ट आता है, अगर वो नीचे गिर गया वहां से आप कलेक्ट करते हैं तो प्लांट के कुछ पार्ट, रेत, धूल, कंकर, वो भी उसमें मिक्स हुए रहते हैं। और एक्सुडेट है तो कुछ पार्ट ऐसा होता है कि वो कोई भी मीडिया में डिसोल्व होगा, और कुछ पार्ट ऐसा होता है कि वो कोई भी मीडिया में डिसोल्व नहीं होगा। तो हमारे जो अलग अलग मीडिया है, त्रिफलाक्वाथ है, गुडुचिक्वाथ है, गोदुग्ध है, गोमूत्र है, दशमूलक्वाथ है, या तो पानी है, उसमें जितना रेजिन डिसोल्व होगा उतना आपको लेना है, और बाकी की जो फिजिकल इम्प्योरिटी है वो आपको फिल्टर कर लेनी है। तो हम गर्म करते हुए उसमें त्रिफलाक्वाथ में डिसोल्व करते हैं, तो जब आपको लगे कि पूरा रेजिन इसमें डिसोल्व हो गया तब आपको उसको फिल्टर कर लेना है। तो जो फिल्ट्रेट मिलेगा उसमें थोड़ा पार्ट आपका लिक्विड मीडिया का रहेगा और बाकी का मैक्सिमम पार्ट आपका रेजिन का रहेगा। तो फर्दर उसको हीट करना है। तो हीट करेंगे तो क्या होगा, जो भी आपका लिक्विड मीडिया है, त्रिफलाक्वाथ है, वो पूरा इवोपोरेट हो जाएगा और आपको लास्ट स्टेज में प्योर शुद्ध गुगुलू मिलेगा, जिसमें बाकी का कुछ कंटेंट नहीं है। त्रिफलाक्वाथ में शोधन करने का एक पर्पस ये भी है कि त्रिफलाक्वाथ में टेनिन कंटेंट रहता है, वो टेनिन कंटेंट गुगुलू में डिसोल्व हो जाता है, मतलब एब्सॉर्ब हो जाता है, तो इतना ज्यादा लॉस नहीं होता। जो हम गिनते हैं कि 50% to 60% हमको गुगुलू मिलता है शोधन के बाद, अगर आप त्रिफलाक्वाथ से करेंगे तो वो 5 to 10% तक आपको ज्यादा मिलेगा, कि उसके टेनिन कंटेंट गुगुलू में एब्सॉर्ब हो जाता है। तो जो ये शुद्ध गुगुलू है, अभी ये स्टेज में लास्ट स्टेज है, उसमें भी आप प्रक्षेप द्रव्य जो भी दिए हैं वो ऐड कर सकते हैं। नहीं तो लास्ट स्टेज में जो आपको मिलता है, पूरा त्रिफलाक्वाथ का पार्ट इवोपरेट हो गया और आपका जो मटेरियल है वो सेमी सॉलिड चॉकलेट की तरह आपके पास मिल गया। तो ये स्टेज में आप कोई भी एक थाली में या ट्रे में उसको बिछा देंगे और हॉट एयर ओवन या तो फिर धूप में उसको सुखाने के लिए रख देंगे। वो ट्रे में या थाली में आपको पहले घी लगा लेना चाहिए, तो वो उसमें चिपक नहीं जाएगा। तो ऐसे करके आप गुगुलू शोधन करेंगे तो ये शुद्ध गुगुलू आपको मिलता है। वो थोड़ा हार्ड रहता है, लेकिन उसको थोड़ा कुट्टन करेंगे स्नेह के साथ तो वो इजीली सॉफ्ट मास में कन्वर्ट हो जाता है, और उसमें अलग अलग पाउडर आप डाल सकते हैं। तो ये रेफरेंस में त्रिफलाक्वाथ 6 पार्ट हम लिक्विड सोचे तो, और 1 पार्ट शुद्ध गुगुलू, सॉरी रो गुगुलू यहाँ पे लेना है अगर आपको कुट्टन मेथड करनी है तो पहले क्या करेंगे, आप रो गुगुलू को त्रिफलाक्वाथ में डिसोल्व करेंगे और वो शुद्ध फॉर्म में आप लेंगे। वो जो शुद्ध गुगुलू आपके पास है उसमें पर्टिकुलर प्रपोर्शन में शुद्ध गंधक दिया हुआ है, तो शुद्ध गंधक आप थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाएंगे और उसको कुट्टन करते जाएंगे। और एरंड तेल की यहाँ पे मात्रा ज्यादा दी हुई है, जितना गुगुलू है उससे 4 पार्ट, सब 100 ग्राम गुगुलू आप लेते हैं तो 400 ml एरंड तेल आपको यूज करना है। तो आप हीटिंग मेथड यूज करेंगे तो उतना एरंड तेल वहां पे यूटिलाइज हो जाएगा, लेकिन कुट्टन मेथड जब आप करते हैं तो पॉसिबल नहीं है कि एरंड तेल इतना यूटिलाइज हो,
क्योंकि बाद में हमको वटी बनानी है या तो फिर अवले फॉर्म में भी देना है, तो एक्सेसिव ऑयल वहां पे नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे सिर्फ आपको एरंड तेल की मात्रा रेफरेंस के हिसाब से आप नहीं ले सकते, थोड़ा थोड़ा एरंड तेल जितना आपको कुटन के लिए लगता है उतना आप ले पाएंगे। अगर आप कम मात्रा में बनाते हैं तो शायद पूरा एरंड तेल यूटिलाइज हो जाएगा, लेकिन सपोज आप 1 किलो की या 2 किलो की बैच एट अ टाइम बनाते हैं तो उसके 4 गुना 4 लीटर या 8 लीटर एरंड तेल उसमें यूटिलाइज नहीं होगा। तो इसमें एरंड तेल की मात्रा अल्टर होगी। आपको कंटिन्यूसली कुट्टन करते हुए शुद्ध गंधक का चूर्ण फाइन पाउडर वो ऐड करते जाना है, थोड़ा स्नेह ऐड करते हुए जो यूनिफॉर्म मिक्स होगा, जो आपके पास मास मिलेगा उसको फिर आप एज इट इज जो है अवले फॉर्म में वो भी यूज कर सकते हैं, और उसकी 500 मिलीग्राम की जो एवरेज साइज की वटी होती है वो वटी फॉर्म में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो श्रीनाथ गुगुलू आप पाक मेथड से, हीटिंग मेथड से भी बना सकते हैं, और आप कुट्टन मेथड या पाउंडिंग मेथड से भी बना सकते हैं। दोनों के अपने महत्व है। आप हीटिंग करेंगे तो गुगुलू आपको मैक्सिमम मिलेगा। वो हीटिंग के दरमियान ही लास्ट स्टेज में ही हम पाउडर ऐड कर देते हैं तो इजीली वो पाउडर मिक्स हो जाएगा, यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाएगा। कुट्टन में ऐसा हो सकता है कि मैन्युअल एरर हो सकती है। अगर आप मशीन में करते हैं तो आप ध्यान में रख सकते हैं कि चलो 1 घंटे तक आपने मशीन चला लिया तो यूनिफॉर्मली मिक्स होने तक आप वहां पे कुट्टन कर सकते हैं। लेकिन मैन्युअली अगर आलस्य की वजह से या कोई भी एरर की वजह से यूनिफॉर्मली पाउडर मिक्स नहीं हुआ तो हम उसको डिजायरेबल नहीं मानते। और इसमें तो पर्टिकुलरली शुद्ध गंधक है, तो शुद्ध गंधक यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं हुआ और ऊपर के लेयर में ही ज्यादा रहा तो सिंगल डोज में, जैसे हम पूरा 200 ग्राम बना रहे या 2 किलो बना रहे तो उसमें से हम सिंगल डोज में 500 मिलीग्राम लेने वाले हैं, तो सिंगल डोज में उसकी क्वांटिटी पर्टिकुलर नहीं आएगी शुद्ध गंधक की। तो एक गोली में शुद्ध गंधक की क्वांटिटी ज्यादा होगी, दूसरी गोली में बिल्कुल नहीं होगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि गंधक है वो सुकुमार पेशेंट रहा या तो फिर पित्त प्रकृति का पेशेंट रहा, उसको इरिटेशन कर सकता है। अगर आपने यूनिफॉर्मली मिक्स कर दिया है तो डायरेक्टली वो स्टमक में जाने वाला है, तो वहां पे वो डिजोल्व होने वाला है। तो अच्छी तरह से आप पॉन्डिंग करेंगे मैन्युअली या तो फिर ऑटोमेटिक मशीन में करेंगे तो यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाएगा। और जैसे हमने बताया कि कोई भी गुगुलू कल्प की मात्रा आप 1 से 4 ग्राम तक दे सकते हैं जनरल इंडिकेशन के लिए। जैसे श्रीनाथ गुगुलू है वो आमवात अधिकार में दिया हुआ है, और लास्ट टाइम हमने देखा था कि मल्टीपल डिसीज है उसमें आप यूज कर सकते हैं। और आमवात में भी ऐसा बोला है कि जो वैद्यों ने असाध्य जिसको माना है ऐसा आमवात भी इससे आप ठीक कर सकते हैं। हम कोई भी डिसीज रहा या तो फिर पर्टिकुलरली क्रॉनिक डिसीज रहा तो उसमें व्याधि के हिसाब से रसायन देते हैं, तो वो रसायन की मात्रा अलग रहती है। और गुगुलू का भी रसायन कर्म दिया हुआ है। गुगुलू हम 2 फॉर्म में यूज करते हैं, नवीन गुगुलू और पुराण गुगुलू। तो नवीन जनरली हम कोई भी ड्रग को ऐसा मानते हैं कि 1 साल तक आपने स्टोर किया तो तब तक आप उसको नवीन मानेंगे, और 1 साल के बाद उसको पुराण आप कंसिडर कर सकते हैं। तो नवीन गुगुलू रहता है उसका गुण स्निग्ध, वृष्य, ब्रूहण, पिच्छिल और रसायन ऐसा बोला है। और वो पुराण 1 साल पुराना हो जाएगा तो वो रुक्ष, अतिलेखन, लघु ऐसे गुण वाला हो जाता है। तो अगर आपको रसायन कर्म करना है, मतलब अस्थि संधि विकार में जनरली हम यूज करते हैं, तो उसको बल देना है आपको, अस्थि संधि और मज्जा को अगर आपको बल देना है तो रसायन मात्रा में यूज करना होगा, तो उसका डोज ज्यादा होगा या तो फिर उसका ड्यूरेशन ज्यादा होगा। शायद कहीं पे उसका रसायन मात्रा में 1 दिन का डोज 1 फल बोला है, तो आपको डिवाइडेड डोज में यूज करना है। वैसे भी हम अवले फॉर्म में बोलते हैं तो अवले की मात्रा भी 1 फल बोली है। तो गुगुलू कल्प हम जनरली 1 से 4 ग्राम तक यूज करते हैं, लेकिन आपको रसायन मात्रा में रसायन कर्म की तरह यूज करना है तो 1 फल तक पूरे दिन का डोज आप दे सकते हैं। लेकिन इसमें आपको देखना है कि पेशेंट की अग्नि ठीक होनी चाहिए, तो उतना वो गुगुलू डिजोल्व कर पाएगा। और एट अ टाइम, मतलब स्टार्टिंग से आपको 1 फल डोज नहीं देना है, आपको पहले 4 ग्राम देना है, बाद में 6 ग्राम, बाद में 8 ग्राम, 10 ग्राम, 12 ग्राम, और बाद में थोड़ा थोड़ा बढ़ा के उसको वर्तमान मात्रा में इतना गुगुलू का डोज आप रसायन की तरह दे सकते हैं।
एट अ टाइम आप 48 ग्राम देंगे तो उतना वो बेयर नहीं कर पाएगा, उतना वो डाइजेस्ट भी नहीं होगा और उसका एब्सॉर्प्शन भी नहीं होगा। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। 4 ग्राम गुगुलू कोई भी आप लेंगे तो एवरेजली 2 ग्राम गुगुलू कल्प आप 4 ग्राम लेंगे पूरे दिन का तो एवरेजली 2 ग्राम गुगुलू जाएगा। और इसमें पर्टिकुलरली गंधक है तो शुद्ध गंधक की मात्रा भी 2 से 8 रत्ती, मतलब 250 मिलीग्राम से 1 ग्राम तक आप दे सकते हैं। मेन पार्ट यहाँ पे गुगुलू है और शुद्ध गंधक भी सेम मात्रा में, तो हम 50% गुगुलू देखेंगे और 50% तक हम गंधक देखेंगे। तो अगर आपको गंधक की मात्रा असेस करनी है तो पर्टिकुलरली श्रीनाथ गुगुलू आपको पूरे दिन का 2 ग्राम देना है, क्योंकि आप 2 ग्राम देंगे तो 1 ग्राम गुगुलू जाएगा और 1 ग्राम शुद्ध गंधक जाएगा। गंधक भी रसायन है, तो अगर रसायन की तरह आपको यूज करना है धातु वर्धन के लिए, धातु पुष्टि के लिए, तो उससे ज्यादा मात्रा दे सकते हैं, लेकिन आपको विथ ऑब्जर्वेशन देना है कि एक्सेसिव गंधक की वजह से उसकी टॉक्सिसिटी ना मिले आपको। तो पर्टिकुलरली श्रीनाथ गुगुलू हम और सफिशिएंट भी है, जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि ये इसका विरेचन कर्म अच्छा है, तो आप पूरे दिन का 2 ग्राम 3 ग्राम देंगे तो भी आपको इसका विरेचन कर्म गंधक की वजह से जो रसायन कर्म मिलता है वो भी आपको अच्छे से मिल जाएगा। तो ये श्रीनाथ गुगुलू के बारे में था। नेक्स्ट जो हमारा कल्प है वो है पंचतिक्त घृत गुगुलू। लास्ट टाइम जैसे हमने बताया था कि ये स्नेह कल्पना है, ये गुगुलू कल्प नहीं है, स्नेह कल्पना है, लेकिन उसको सफिक्स में गुगुलू दिया है, पंचतिक्त घृत गुगुलू दिया है। तो बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि ये गुगुलू कल्प है, तो इसलिए स्पेशली हमने लिया है यहाँ पे। हम देखेंगे पूरा पार्ट, पूरी स्नेह कल्पना है, स्नेह कल्पना भी हम इंट्रोडक्शन थोड़ा देके उसको समझाएंगे। लेकिन गुगुलू कल्प हम देख रहे हैं तो पर्टिकुलरली गुगुलू का इसमें क्या रोल है वो देखेंगे, और बाकी के जो कंटेंट है पंचतिक्त घृत हम सबको पता है कि हम कुष्ठ रोग अधिकार में शमन स्नेह की मात्रा में हम यूज करते हैं। तो पंचतिक्त घृत का जो पार्ट है उसमें ही थोड़े प्रक्षेप द्रव्य मिला के ज्यादा ऐड करके और प्रक्षेप द्रव्य में ही गुगुलू मिला के ये पूरा फॉर्मुलेशन डिजाइन हुआ है। तो दूसरा है पंचतिक्त घृत गुगुलू, वैशज रत्नावली कुष्ठ रोग अधिकार में दिया हुआ है, और ओरिजिनल रेफरेंस वैशज रत्नावली में चक्रदत्त से, चक्रपाणी आचार्य ने लिखी है, उससे उन्होंने लिया है। तो पहले हम पूरा पार्ट देखेंगे, आपको ऑलरेडी पीडीएफ भी है उसमें है, तो उसमें भी आप देख सकते हैं। पहले प्रिपरेशन का पार्ट देखेंगे और बाद में उसकी फलश्रुति देखेंगे। तो पंचतिक्त के जो द्रव्य है वो क्वाथ फॉर्म में है, गुगुलू प्रक्षेप है और बाकी के प्रक्षेप द्रव्य है, और स्नेह में यहाँ पे घृत है। कोई भी स्नेह कल्पना है उसमें 3 फीचर्स होते हैं, 3 चीजें आवश्यक होती है। एक तो कल्क द्रव्य, अगर फ्रेश ड्रग आपके पास है तो फ्रेश ड्रग को आप पेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, अगर ड्राई फॉर्म में है तो उसका फाइन पाउडर लेना है। तो कल्क एक होता है, दूसरा स्नेह होता है घृत या तेल, और तीसरा द्रव द्रव्य होता है लिक्विड, कोई भी लिक्विड। कुछ नहीं दिया है तो आप पानी में करेंगे, नहीं तो अलग अलग द्रव्य के स्वरस, क्वाथ, तक्र, दूध, मांसरस, अलग अलग मीडिया वहां पे दिया हुआ होता है। तो कल्क, स्नेह और द्रव जनरल प्रोपोर्शन में उसकी मात्रा 1:4:16 होती है। 1 भाग कल्क रहा तो 4 भाग स्नेह और 16 भाग द्रव द्रव्य होता है। लेकिन जो पर्टिकुलर रेफरेंस में दिया हुआ होता है स्नेह और द्रव की मात्रा और कल्क की मात्रा वो आपको फॉलो करनी रहती है। अभी हम देखेंगे जो मात्रा है वो कल्क के प्रोपोर्शन में स्नेह की मात्रा थोड़ी कम है इसमें, लेकिन आप ये स्नेह पाक कर सकते हैं, या तो फिर आपकी युक्ति के हिसाब से द्रव लिक्विड थोड़ा ज्यादा भी डाल सकते हैं, क्योंकि कल्क के पाक के लिए हम लिक्विड की मात्रा असेस करते हैं। तो अगर कल्क का प्रोपोर्शन ज्यादा है तो आपको लिक्विड का प्रोपोर्शन ज्यादा करना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, कल्क का बल्क ज्यादा रहा, पहले ही स्नेहपाक के लक्षण मिल गए, या तो फिर स्नेहपाक के लक्षण नहीं मिले तो भी कल्क उसमें ज्यादा रहेगा, तो वो लास्ट स्टेज में जब आप हीटिंग करेंगे तब पहले पात्र के तल में, बेस में कल्क जलेगा, और वो कल्क जलने की वजह से आपका घृत या तो फिर तेल उसका भी खरपाक या दग्धपाक हो सकता है।
तो कल की मात्रा के हिसाब से आप द्रव की मात्रा भी अलग कर सकते हैं। पहले हम पाठ देखेंगे, बाद में हम वो चीज डिस्कस करेंगे। तो निम्ब अमृता वृष पटोल निदिग्धिका नाम भागान पृथक दश फलान विपचेत घटे अपाम अष्टांश शेषित रसेन सुनिश्चितेन प्रस्थम घृतस्य विपचेत पीचू भाग कल के ही। इतना मैं समझा देता हूँ, बाद में बहुत सारे कल्क दिए हुए और कल्क में ही गुगुल को उन्होंने इंक्लूड किया है। तो पंचतिक में जो 5 द्रव्य है, निम्ब, गुडुचि, वासा, पटोल और कंटकारी, ये अगर फ्रेश फॉर्म में है तो फ्रेश फॉर्म में उसके जो प्रयोज्य अंग है वो आप लेंगे, और ड्राई फॉर्म में है तो सबका आप यवकुट कर लेंगे, जो भी उसके प्रयोज्य अंग है उसको। ये अलग अलग आपको 10 फल लेने हैं। नीम त्वक का यवकुट 10 फल, गुडुचि कांड का यवकुट 10 फल, वासा पत्र या तो फिर वासा का पंचांग या तो मूल, जो भी आपको लेना है। पटोल, उसके पत्र हम जनरली यूज करते हैं, या तो फिर पंचांग यूज करते हैं। कंटकारी, कंटकारी का भी हम पंचांग यूज करते हैं। तो जो भी प्रयोज्य अंग है उसको लेके यवकुट करना है, और हर एक ड्रग आपको 10-10 फल लेनी है। एक फल मतलब हम जनरली 48 ग्राम लेते हैं और रफली उसको 50 ग्राम मानते हैं, तो 10 फल मतलब 500 ग्राम। तो 5 ड्रग आप 500 ग्राम लेते हैं तो पूरा आपका बल्क हो गया 2.5 kg, 2.5 किलो का। उसको क्वाथ करने के लिए घटे अपाम, घट, घट यहाँ पे पर्याय है द्रोण का। तो द्रोण मतलब 12 लीटर पानी होता है, और इसका जो पाठ दिया है उसमें लास्ट में इन्होंने 6 आढक पानी देने के लिए बोला है। तो 6 आढक, एक आढक मतलब 3 लीटर होता है, और 6 आढक मतलब 18 लीटर। तो ये एक्सक्लूसिव भेषज रत्नावली में शायद उन्होंने ऐड किया होगा, कि उन्होंने अनुभव किया है। भेषज रत्नावली का रोल वही है कि जो भी उन्होंने रेफरेंस दिए हुए वो खुद ने बनाए हैं, तो उसमें उनके इनपुट दिए हुए और खुद ने यूज किए हुए, तो ऐसे फॉर्मुलेशन हर एक रोगाधिकार में उन्होंने दिए हुए हैं कलेक्ट करके। तो भेषज रत्नावली अगर आप सिद्धिनंदन मिश्र की देखेंगे तो बहुत सारे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे, कि कोई भी रेफरेंस आपको समझ में नहीं आता ड्रग प्रिपरेशन के लिए, तो आप वहां पे आप रेफर कर सकते हैं। तो 2.5 किलो आपके पास क्वाथ द्रव्य है यवकुट फॉर्म में, और 12 लीटर पानी यहाँ पे हीट करने के लिए बोला है। तो जनरली हम क्वाथ करने के लिए ड्रग की कंसिस्टेंसी असेस करते हैं, कि मृदु द्रव्य रहा तो उसमें 4 गुना पानी आपको सफिशिएंट है, मध्यम द्रव्य रहा तो 8 गुना पानी, और अति कठिन रहा तो 16 गुना पानी आपको क्वाथ करने के लिए देना है। तो ये जो द्रव्य है जनरली सब मध्यम कंसिस्टेंसी के है, और कोई भी ब्लेंड होता है, सिंगल ना होके कोई भी ब्लेंड होता है क्वाथ करने के लिए, कंपाउंड ड्रग होता है, तो उसको हम मध्यम कंसिडर करते हैं, क्योंकि कुछ मृदु द्रव्य रहेंगे, कुछ कठिन द्रव्य रहेंगे, तो इसको मध्यम मान के हमको 8 गुना पानी लेना पड़ेगा। तो इसलिए शायद बाद में पर्टिकुलर दिया हुआ है कि आपको 6 आढक मतलब 18 लीटर पानी ऐड करना है। तो यवकुट और 12 लीटर या 18 लीटर पानी करके आप उसका क्वाथ करेंगे, और रिडक्शन दिया हुआ है अष्टांश शेषित, 1/8 आपको रिडक्शन करना है। मैंने जो आपको भेषज रत्नावली का स्नैप दिया है उसमें उन्होंने 1/4 रिडक्शन करके शायद 3 लीटर पानी लिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे 12 लीटर अगर आप पानी यूज करते हैं तो 1/8 रिडक्शन मतलब 1.5 लीटर आपके पास क्वाथ बचेगा। अगर आप 18 लीटर पानी यूज करते हैं तो उसका 1/8 रिडक्शन करके आपको रफली 2 लीटर से थोड़ा ज्यादा आपके पास क्वाथ बचेगा। तो जितना आप पानी लेते हैं उसके 1/8 रिडक्शन करके आपको वो क्वाथ लेना है। तो ये आपके पास पंचतिक का क्वाथ हो गया। 3 लीटर आप समझिए कि आपको 3 लीटर चाहिए यहाँ पे। तो उसमें प्रस्थम घृतस्य विपचेत, वो घृत आपको एक प्रस्थ मतलब 768 ग्राम होता है, लेकिन हम रफली हम 800 ग्राम देखें तो 800 ग्राम आपके पास गोघृत है, तो उसको पाक करने के लिए उसके 4 गुना लिक्विड आपको चाहिए। तो मिनिमम आपको 3.2 लीटर लिक्विड वहां पे चाहिए। इसलिए शायद आचार्यों ने मतलब भेषज रत्नावली में दिया हुआ है कि यहाँ पे आपको 3 लीटर आपके पास मिनिमम क्वाथ होना चाहिए। तो 800 ग्राम आपके पास गोघृत है, तो 3
लीटर आपके पास क्वाथ हो गया। और पीचू भाग कल के ही, आगे के जो कल्क द्रव्य है वो हर एक पीचू भाग, पीचू मतलब आपको पता है कि कॉटन का पीचू, लेकिन पीचू कर्ष का पर्याय है। अलग अलग मान परिभाषा का भी आपको चार्ट दिया हुआ है। तो कर्ष का एक पर्याय पीचू दिया हुआ है। तो हर एक जो द्रव्य है, कल्क द्रव्य है, गुगुलू को छोड़ के आपको हर एक कल्क द्रव्य 12 ग्राम की मात्रा में वो आपको स्नेह पाक के दरमियान ऐड करने हैं। तो वो कल्क द्रव्य दिए हुए पाठा, विडंग, देवदारू, गजपिपली, द्विक्षार मतलब यव और स्वजिका क्षार, नागर, मीशा, मिशी मतलब शतपुष्पाया मिश्रया, जनरली हम मिश्रया लेते हैं, सौंफ जिसको बोलते हैं, चव्य, कुष्ठ, तेजोवती, मरीच, वत्सक मतलब कुटज त्वक, दीप्यकानी, दीप्यकानी मतलब चित्रक हो सकता है, रोहिणी मतलब जीरक, अरुष्कर मतलब भल्लातक, वचा, कर्णमूल मतलब पिपली, मंजिष्ठया, अतिविषया, वरया, वरा एक शायद शतावरी का भी कहीं पे पर्याय, लेकिन यहाँ पे त्रिफला लेना है, वरी शतावरी का पर्याय, लेकिन वरया मतलब यहाँ पे त्रिफला लेना है, और यमानिया, अजमोदा। तो इतने जो कल्क द्रव्य है आपको सब 12 ग्राम की मात्रा में लेना है। और संशुद्ध गुगुलु पले ही अभी पंचसंख्य ही, शुद्ध गुगुलु आपको 5 पल की मात्रा में लेना है। बाकी के जो द्रव्य आप 12 ग्राम में लेंगे। और शुद्ध गुगुलु, जैसे मैंने बोला कि गुगुलु को लास्ट स्टेज में आप ड्राई करने के लिए रख देंगे तो आपको सॉफ्ट मास मिल जाएगा शुद्ध गुगुलु का। तो ऐसा जो आपने गुगुलु शोधन किया हुआ है वो आपको 5 पल मतलब रफली 250 ग्राम, एक पल मतलब 50 ग्राम हम ले तो 250 ग्राम तक आपको लेना है। तो यहाँ पे 24 कल्क द्रव्य है बाकी के, वो सब आप 12 ग्राम लेंगे तो 25 रफली आप देखें तो 25 इंटू 12 तो 250 प्लस 50 300 ग्राम वो हो गया। और गुगुलू 5 पल मतलब 250 ग्राम वो हो गया। तो पूरा कल्क का बल्क आपके पास हो गया 750 ग्राम। 750 ग्राम आपके पास कल्क है और 800 ग्राम आपके पास घी है। तो घी के प्रपोर्शन में द्रव ठीक है के 4 गुना उसका द्रव होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कल्क बहुत ज्यादा हो जाता है। रफली घी की और कल्क की मात्रा सेम हो गई। 800 ग्राम जहाँ पे गोघृत है तो 750 ग्राम यहाँ पे कल्क दिया हुआ है। तो कल्क की मात्रा बहुत ज्यादा है यहाँ पे। तो आपको युक्ति के अनुसार द्रव की मात्रा ज्यादा करनी पड़ेगी। रफली कल्क के 16 गुना लिक्विड होना चाहिए। कल्क 1 भाग है तो 4 भाग स्नेह है और द्रव है वो 16 भाग है। यहाँ पे स्नेह की मात्रा पर्टिकुलरली दी हुई है, कल्क की मात्रा पर्टिकुलरली दी हुई है, तो उसको आपको अल्टर नहीं करना है। सिर्फ आप युक्ति के अनुसार द्रव की मात्रा वहां पे ज्यादा ऐड कर सकते हैं। तो ये प्रोपोर्शन में आप लेंगे। पाक करने के लिए पहले आप जो भी एक्चुअली मूर्छित घृत और तेल लेने के लिए बोला है, लेकिन वो पूरा स्नेह कल्पना में हम देखेंगे। मूर्छित घृत और तेल है उसको आपको पात्र में लेना है, थोड़ा गर्म करना है और पहले सब कल्क का जो फाइन पाउडर है वो आपको ऐड करना है। यहाँ पे कल्क में गुगुलू है तो आप गुगुलू ऐसा कर सकते हैं कि आपके पास क्वाथ है, पंचतिक का क्वाथ है, तो क्वाथ को गरम गरम जब है उसमें आप गुगुलू डिजोल्व कर दीजिए थोड़ा हीट करते हुए, तो उसमें आप गुगुलू ऐड कर सकते हैं। बाकी के जो क्वाथ द्रव्य कल्क द्रव्य है उसको आप घी में थोड़ा फ्राई करेंगे। फ्राई होने के बाद जो क्वाथ द्रव्य है जिसमें आपने गुगुलू डिजोल्व किया हुआ वो आप उसमें डालेंगे और पूरा ब्लेंड आप पाक करेंगे कि जब तक आपको स्नेह के सिद्धि लक्षण जो वर्तिवत स्नेह कल्क शब्दहीनो अग्नि निक्षिप्त फेनोद्गमश्च तेले फेन शांतिश्च सर्पिशी गंधवर्ण रसोद्भव, जो भी उसके स्नेह सिद्धि के लक्षण है वो आपको मिलेंगे, तब तक आप पाक करेंगे। गुगुलू का पोर्शन यहाँ पे ज्यादा है तो शायद लास्ट स्टेज में जो आपको पाक मिलता है वो थोड़ा घट्ट पाक या चिक्कण पाक हो सकता है। आप अलग अलग टर्मिनोलॉजी देखेंगे तो शायद अष्टांग हृदय में चिक्कण पाक, खर चिक्कण पाक ऐसे करके भी उन्होंने टर्मिनोलॉजी दिया हुआ है। तो इसमें गुगुलू एक तो मात्रा ज्यादा है और ऑलरेडी वो रेजिन है, गूंद का पार्ट है,
तो वो पहले लिक्विड में डिजोल्व होगा, त्रिफलापात में डिजोल्व होगा, और बाद में उसका रेजिन का पार्ट आपके घृत में आएगा, एक्टिव प्रिंसिपल एक्चुअली आएंगे। लेकिन पूरा जो पाक है वो जनरली जो हम स्नेह पाक करते हैं उसमें इजीली लिक्विड अलग हो जाता है, मतलब घी और तेल लास्ट स्टेज में अलग हो जाता है और कल्क अलग हो जाता है। यहाँ पे गुगुलू की मात्रा ज्यादा होगी तो वो पाक असेस करने में शायद आपको प्रॉब्लम होगी, तो लास्ट स्टेज में भी थोड़ा आप लिक्विड ऐड कर सकते हैं। तो पूरा गुगुलू उसमें से एक्टिव प्रिंसिपल आके लिक्विड में डिजोल्व होके उसका सिर्फ जो हमको पार्ट चाहिए, उसके जो गुण चाहिए वो घृत में आ जाएंगे और बाद में आप घृत इजीली फिल्टर कर पाएंगे। तो ऐसा भी नहीं है कि गुगुलू होने की वजह से घृत की कंसिस्टेंसी अलग होगी, क्योंकि उसमें गुगुलू का पार्ट आया थोड़ा बहुत। एक्चुअली ये करके देखना पड़ेगा, मैंने भी अभी तक बनाया नहीं है, और मार्केट में कैसा मिलता है वो भी मुझे आइडिया नहीं है। मैंने ऐसा सुना है कि पंचतिक्त घृत गुगुलू मार्केट में ऐसा मिलता है कि जिसमें घी का पार्ट भी होता है और गुगुलू का पार्ट भी होता है। तो वो शायद अवले की तरह आपको मिलेगा, और उसमें अवले में घी की मात्रा ज्यादा है, ऐसे शायद आपको मिलता होगा, मैंने अभी देखा नहीं है। लेकिन आइडियली आप सोचे तो आपको स्नेह पाक कैसे करना है कि गुगुलू पूरा डिजोल्व हो जाए लिक्विड में और उसके जो एक्टिव प्रिंसिपल है वो आपको घी में आ जाए, तो आप घी को इजीली फिल्टर कर पाएंगे। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि गुगुलू वहां पे पूरा डिजोल्व नहीं हुआ। अगर आप गुगुलू लास्ट पाक में ले रहे तो आपको क्या करना पड़ेगा, बाकी के कल्क भी आपको पाक में लेने पड़ेंगे। तो गुगुलू हम सोचते हैं कि चलो उसका पाक आपने कर लिया, एज सच आप रेजिन ले सकते हैं, गुगुलू का एज सच पार्ट ले सकते हैं, उसको खा सकते हैं। लेकिन बाकी के जो कल्क द्रव्य है उसको इसलिए वर्तीवत कल्क परीक्षा बोली है कि उसमें से एक्टिव प्रिंसिपल सब आ गए, अभी आपको वो डिस्कार्ड करने हैं बाकी के कल्क द्रव्य, तो उसको आपको फिल्टर करना पड़ेगा। तो फिल्टर करते समय अगर थोड़ा गुगुलू का पार्ट आता है तो ठीक है, नहीं तो आपको ध्यान में रखना है कि कोई भी कल्क पार्ट फिल्टर करते समय घी में ना आए और लास्ट स्टेज में आपको जो मिलता है लिक्विड वो प्योर क्लियर लिक्विड आपको घी मिले। तो ऐसे करके जो आपको घी मिलता है तो वो शमन मात्रा में, कुष्ठ रोग अधिकार में या तो फिर फलश्रुति में हम अलग अलग व्याधि देखेंगे, उसमें आपको शमन मात्रा में देना है। तो शमन मात्रा में जनरली अवर मात्रा, मध्यम मात्रा और प्रवर मात्रा दिया हुआ है, और जनरली हम अग्नि के अनुसार 12 ग्राम तक एवरेजली पेशेंट को देते हैं। तो से 12 ग्राम इसकी मात्रा बोली हुई है। औषध काल रहेगा, मॉर्निंग में आपको देना है, ऑब्वियस है। और पर्टिकुलरली घी स्नेहपान आप देते हैं तो जो पित्त काल होता है, सूर्योदय हो गया और सूर्य की इंटेंसिटी इतनी ना बढ़ जाए उससे पहले आपको ले लेना है। अनुपान में पर्टिकुलरली बोला हुआ होता है, मतलब घृत का अनुपान अलग होता है, तेल का अनुपान अलग होता है, लेकिन जनरली हम कोई भी स्नेह देते हैं तो अनुपान में हम गर्म पानी देते हैं। इसमें पर्टिकुलरली कुष्ठ में आप यूज करने वाले हैं तो कुष्ठ में यूज होते जो भी द्रव्य है, जो पाद द्रव्य है, वो भी आप अनुपान के लिए दे सकते हैं। लेकिन स्नेह पचन के लिए जनरली उष्णोदक अच्छा रहता है, तो उसको अनुपान में हम उष्णोदक देंगे 6 से 12 ग्राम की मात्रा में आप प्रभाते निरन्नम काल में देंगे। और जब अच्छी तरह से भूख लगेगी तब साम्य सम मात्रा में और अच्छा पथ्य भोजन आप उसको लेने के लिए बोलेंगे। तो इतना आप ध्यान रखेंगे तो बोला है कि तत्नाशयेत, पंचदिग्ध घृत गुगुलू के लिए उसकी फलश्रुति में बोला है तत्नाशयेत विषमम अति प्रबलम समीरम संधि अस्थि मज्जगतम अपि अथ कुष्ठ इद्रक नाड़ी व्रण अर्बुद भगंदर गंडमाला शत्रु ऊर्ध्व सर्वगद गुल्म गुद्दोत्स मेहान यक्ष्मा अरुचि श्वसन पीनस कास शोष रत पांडु रोग गल विद्रधि वात रक्तम। तो जनरली हम पंचतिक्त घृत कुष्ठ अधिकार में मानते हैं, पंचतिक्त घृत गुगुलू ये है। तो गुगुलू का मेन रोल अभी हमने देखा कि नवीन गुगुलू है तो वो ब्रूहण, रसायन, वृष्य ऐसा वो काम करेगा, और अगर पुराण है
तो लघु वृक्ष लेखन ऐसा काम करेगा। और गुगुलू की जनरल एफिकेसी ऐसी है कि वो क्लेद को शोषण करता है या तो क्लेद का नाश करता है, कफ और मेद का क्षय करता है, और वो बेस्ट एंटी माइक्रोबियल है। तो बॉडी में जहाँ पे क्लेद एक्सेसिव रहा उसकी वजह से विद्रति होती है, अलग अलग एब्सेस होती है, अलग अलग मांस और मेद के विकार होते हैं, तो उसमें भी हम अलग अलग गुगुलू के कल्प यूज करते हैं। एंटी माइक्रोबियल है, तो इन्फेक्शन हो गया, पस फॉर्मेशन हो गया, तो वो पस को भी दूर करेगा। और जो डीप सीटेड डिसीज है, कुष्ठ को भी हम त्वक से लेके अलग अलग धातु तक, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि और मज्जा। तो यहाँ पे ऐसा बोला है कि जो संधि, अस्थि और मज्जा, वहां तक जो आपका कुष्ठ गया है, या तो फिर आगे उसको विषमम अति प्रबलम समीरम, विषम मात्रा में और बहुत प्रबल जो वात है, पूरे बॉडी में जो वात का कर्म है, यंत्र तंत्र धर, तो पूरे बॉडी में अति प्रबल मात्रा में और विषम मात्रा में, मतलब उसका प्रकोप हुआ है, तो उसको भी ये नाश करेगा। और संधि, अस्थि, मज्जागत अपि अथ कुष्ठ, कुष्ठ अगर उसकी ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं हुई और उसका उपद्रव होके अस्थि, संधि और मज्जा तक अगर वो कुष्ठ गया है, तो भी ये जो अपना फॉर्मुलेशन है पंचतिक्त घृत गुगुलू, तो उसको ट्रीट कर पाएगा। तो ऐसे कुष्ठ में लक्षण मेनली क्या मिलेगा आपको? स्किन डिसीज में जनरली हमको रैशेस, इचिंग, बर्निंग, स्त्राव, जलस्त्राव, पुयस्त्राव, रक्तस्त्राव, स्केलिंग, ऐसा मिलता है। तो ये ऊपर की सरफेस में रहा तो आपको मिलेगा। जब जैसे जैसे वो कुष्ठ आगे की धातु में जाता है, मांस में जाता है, मेद में जाता है, और यहाँ पे तो अस्थि, संधि और मज्जागत बोला है, तो उसमें क्या होगा कि बहुत क्रोनिक डिसीज, मतलब जिसको हम बोलते हैं कि उसका मांस सड़ गया कुष्ठ की वजह से, या तो फिर वो व्रण में कन्वर्ट हो गया और उसकी वजह से उसका मांस सड़ गया और उसके बोन दिखते हो, और वहां पे भी पूरा पस फॉर्मेशन या तो कृमि हो गए, ऐसी जो कंडीशन व्रण की या कुष्ठ की होती है, तो ऐसी कंडीशन में भी आप एंटी माइक्रोबियल, हीलिंग प्रॉपर्टी, क्लेद शोषण, कफ मेद कर्षण, ऐसे जो कर्म है गुगुलू के, वो कर्म कंसिडर करके, और पंचतिक्त यहाँ पे है, इसकी भी इफेक्ट ऐसी रहेगी कि तिक्त रस है वो कफ को और पित्त को दोनों को पेसिफाई करता है, और पंचतिक्त पर्टिकुलरली ऐसा है कि वो कोई भी इन्फेक्शन रहा, कोई भी स्किन डिसीज रहा, तो उसको वो इजीली पेसिफाई कर पाएगा, इजीली काउंटरएक्ट कर पाएगा। पूरा जो फॉर्मुलेशन है वो इस तरह से कुष्ठ में जो डीप सीटेड व्याधि है उसमें वो यूज होगा। जो कल्क द्रव्य है उसके भी पर्टिकुलरली आपको गुण मिलते हैं, क्योंकि कल्क द्रव्य में हम देखें तो विडंग है, पिपली है, शुंठी है, कुटज है, चित्रक है, पिपली मूल है, जीरक है, ये सब ऐसे द्रव्य है कि जो दीपन, पाचन या तो रेचन कर्म करते हैं। यहाँ पे पर्टिकुलरली वचा और भल्ला तक दोनों तीक्ष्ण द्रव्य है, तो उससे क्या होगा, भल्ला तक उपविश में आता है तो वो तीक्ष्ण है, और वचा भी तीक्ष्ण द्रव्य है, तो वो क्या होगा कि छोटे से छोटे स्रोतस में आपके ड्रग को लेके जाएगा। घृत खुद योगवाही है, तो घृत पूरे जो कंटेंट है उसको लेके जाएगा, और प्लस वचा और भल्ला तक वो सूक्ष्म स्रोतस में आपके ड्रग को लेके जाएगा, इसलिए शायद उन्होंने वहां पे भल्ला तक और वचा यूज किया हुआ है। मंजिष्ठा रक्त शोधन है, अतिविषा दीपन पाचन भी है, और प्लस उतना तीक्ष्ण है, तो वो तीक्ष्ण गुण की वजह से इजीली वो एब्सॉर्ब हो जाएगा। त्रिफला और यवानी, उसको हम दीपन, पाचन और रेचन मानते हैं। तो पूरी जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रहती है वो वहां पे क्लेद शोषण की, या तो फिर एक्सेसिव लिक्विड है उसको रेचन की तरह बाहर निकालने की, और लोकली जो इन्फेक्शन हुआ है वो इन्फेक्शन को ट्रीट करने की, क्योंकि हम ऐसे व्याधि हम बोलते हैं। आगे भी बोला है नाड़ी व्रण, नाड़ी व्रण मतलब कोई भी सरफेस में आपको व्रण हो गया, वो हील नहीं हुआ तो उसका ट्रैक बन जाता है, और हम अर्श मतलब गुद भाग में जो होता है नाड़ी व्रण, उसको भगंदर बोलते हैं। इसमें भगंदर अलग से भी दिया हुआ है। तो नाड़ी व्रण जो एक ट्रैक बन गया है,
आपने व्रण का रोपण ठीक से नहीं किया उसकी वजह से, तो उसको भी ये हील करेगा। इंटरनली और एक्सटर्नली भी आप इसको यूज कर सकते हैं। गुगुलू रहा तो गुगुलू अप्लाई करने के लिए कैसा रहा आपको देखना है, लेकिन पंचतिक्त घृत उसकी कंसिस्टेंसी मतलब घृत की रहती है, तो वो घृत आप अप्लाई करने के लिए भी दे सकते हैं। और इंटरनल तो आपको देना ही है, क्योंकि आपको पहले मतलब संप्राप्ति विघटन करना है। जो भी धातु दूषित हुई है वो धातु को पहले आपको सम अवस्था में लाना है। अर्बुद, अर्बुद मतलब हम एब्सेस मानते हैं, तो पर्वत की तरह जिसका आकार हो गया है। अर्बुद मतलब आबू, जो आबू आबू का रेंज है वो उसका एक नाम भी अर्बुद बोला है। तो मैं समझता हूँ कि अर्बुद किसको मानेंगे आप, ग्रंथि, ग्रंथि में मांस और मेद का ज्यादा ये होता है इन्वॉल्वमेंट, तो आप उसको बोलेंगे कि अगर चल है, आप पाल्पेशन करेंगे वो तो चल है तो उसमें मेद ज्यादा रहेगा। अगर हार्ड मास है तो उसमें मास ज्यादा रहेगा, मास की दृष्टि ज्यादा रहेगी। लेकिन अर्बुद जहाँ पे पस फॉर्मेशन ज्यादा होता है, मांस और मेद की तो दृष्टि रहती है, लेकिन वहां पे क्लेद की वृद्धि की वजह से या तो इन्फेक्शन की वजह से पस फॉर्मेशन ज्यादा होता है, तो उसको हम अर्बुद या तो एब्सेस बोलते हैं। तो वहां पे भी आपको पुय शोषण, क्लेद शोषण और व्रण शोधन और व्रण रोपण ऐसे करके आपको ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। भगंदर, उसमें भी आप इंटरनली और एक्सटर्नली भी आप यूज कर सकते हैं। गंडमाला, तो ग्रंथि, पूरी नेक रीजन में ग्रंथि की माला हो गई, तो उसको गलाने के लिए, कफ और मेद के शोषण के लिए और उसके हीलिंग के लिए आप ये यूज कर सकते हैं। जत्रु उद्व सर्वगद, उद्व जत्रु के सब विकार, तो हम ऐसा बोलते हैं कि उद्व जत्रु के सब विकार शायद कफ की दृष्टि की वजह से होते हैं। तो ये जो पूरा फॉर्मुलेशन है, पंचतिक्त है, गुगुलू है और बाकी के जो द्रव्य है वो कफ मेद का शोषण करते हैं, तो उसकी वजह से उद्व जत्रुगत सब विकार में आप यूज कर सकते हैं। और शायद मेरे हिसाब से कर्ण रोग में, कर्ण रोग का जो चिकित्सा क्रम दिया हुआ है उसमें फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट उन्होंने घृतपान बोला है शायद 99%। तो उद्व जत्रुगत विकार में या कोई भी विकार में आप घृत देंगे तो घृत योगवाही है और हर एक स्रोतस में वो अपनी ड्रग को लेके जाएगा। गुल्म, लोकली मतलब उदर रोग में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन है उसको भी हम जनरली ग्रंथि मानते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि वो एक तरह की ग्रंथि है और उसको भेदन करना है आपको, तो ग्रंथि की तरह आप वो देखें गुल्म को, तो भी वो उसका भेदन करके आपको रिजल्ट मिलेगा। गुदोत्थ मतलब गुद के विकार, अर्श लेंगे, परिकर्तिका लेंगे, भगंदर लेंगे, मेहान 20 प्रकार के प्रमेय, तो उसकी भी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट कफ मेद और क्लेद का शोषण रहेगा। यक्ष्मा, राजयक्ष्मा, तो इसमें ऐसे द्रव्य है, तिक्तरस प्रधान है, घृत है, गुगुलू है। यक्ष्मा की हमने पहले भी जब हम लोह कल्प देख रहे थे, मंडूर कल्प देख रहे थे, तब अपने उसकी संप्राप्ति देखी थी कि राजयक्ष्मा दो तरह से होता है, अनुलोम क्षय होता है और प्रतिलोम क्षय होता है। उसमें धातु क्षय होता है कैसे भी, तो आपको रसायन कर्म करना है, क्योंकि रसायन की एक डेफिनेशन ये है कि लाभोपायो ही शस्तानाम रसादीनाम रसायनम। ऐसी कोई भी चिकित्सा के जिससे आपको रसादी धातु शस्त्र मतलब ऑप्टिमम क्वालिटी और ऑप्टिमम क्वांटिटी में आपको मिले, आपके शरीर में आए, तो अनुलोम क्षय होगा। तो उसकी जनरली संप्राप्ति ऐसे होती है कि सबसे पहले अग्निमंद होता है, तो अग्निमंद होने की वजह से आम निर्माण होता है, तो आहार रस ठीक से नहीं बनेगा और आहार रस से जो धातु का पोषण होने वाला है वो धातु का पोषण ठीक से नहीं होगा। वो ऐसी कंडीशन है, या तो फिर अलग अलग स्रोतस में जो ऑब्स्ट्रक्शन है धात्वाग्नि मांद्य की वजह से, या तो फिर कोई भी एक धातु के वर्धन का आहार आप ज्यादा लेते हैं तो भी पर्टिकुलरली एक धातु की वृद्धि होती है और दूसरी धातु ठीक तरह से नहीं बनती। ऐसे भी कंडीशन में हम देखें तो राजयक्ष्मा में धातु क्षय होता है। अनुलोम क्षय में आपकी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ये रहेगी कि आपको अग्निदीपन करना है, आम पाचन करना है, स्रोतस की शुद्धि करनी है, तो जो धातु पोषण न्याय से अलग अलग धातु का पोषण होने वाला है तो वो ठीक से होगा। तो ऐसी कंडीशन में तिक्त रस के द्रव्य और बाकी के जो कल्क द्रव्य है वो अग्निदीपन भी करेंगे
घृत का खुद का अग्निदीपन कर्म रहता है, तो ऐसे करके आप यक्ष्मा में यूज कर सकते हैं। और घृत और गुगुलू दोनों यहाँ पे रसायन ड्रग है, तो रसायन की तरह आप उसको यूज करेंगे, सिर्फ ट्रीटमेंट के लिए नहीं, वो रिकरेंस ना हो और सिर्फ सिम्टोमेटिक रिलीफ मिल गई, बाद में भी पूरा संप्राप्ति विघटन हो, उसके बाद लक्षण मिट गए, उसके बाद भी आपको रसायन मात्रा में उसको यूज करते रहना है, तो यक्ष्मा में आप यूज कर सकते हैं। अरुचि हमने देखा दीपन पाचन है, इसलिए श्वसन, पीनस, कास, शोष, अलग अलग प्रकार के श्वास, पीनस जिसको हम जीर्ण प्रतिशय मानते हैं, कास और शोष, तो ये सब ऐसे है कि वो यक्ष्मा के लक्षण में भी बोले हैं। यक्ष्मा के जो त्रिलक्षण, षट लक्षण और एकादश लक्षण है उसमें ये आ जाता है। तो ऑलरेडी यक्ष्मा ट्रीट हो गया तो उसके लक्षण या तो फिर इंडिविजुअल व्याधि रही तो भी उसको आप ट्रीट कर पाएंगे। और जनरली ये सब जो है वो उद्व जत्रुगत विकार है, श्वास, कास और पीनस। श्वास को हम नहीं कंसिडर करते क्योंकि वो फुफ्फुस में होता है, लंग्स में होता है। कास की भी एक संप्राप्ति मतलब वात, पित्त, कफ, वो छोड़ के शतज और शयज आप ले तो भी वो लंग्स के एरिया में उरह प्रदेश में होता है। तो सिर्फ उद्व जत्रुगत न मान के आप ये कंसिडर करें कि इसमें आपको धातु पोषण ठीक से करना है, रसायन कर्म करना है, बल्य कर्म करना है। तो यहाँ पे आपको गुगुलू का भी बल्य रसायन कर्म मिलेगा और घृत का भी आपको कर्म मिलेगा। उसकी वजह से श्वास, पीनस, कास और शोष जो व्याधि है उसमें आप ये यूज कर सकते हैं। हृदय रोग, पांडु रोग, ये शायद जो पित्त की वजह से होता है, हृदय रोग और पांडु रोग, तो मेनली हम उसमें पित्त का और रक्त का इन्वॉल्वमेंट मानते हैं, तो उसमें आप ये ज्यादा यूज कर पाएंगे। संतर्पण जन्य जो हृदय रोग है उसमें ये ज्यादा यूज करेंगे आप। कोलेस्टेरॉल की मात्रा ज्यादा है, कफ और मेद का आवरण है, उसकी वजह से ब्लड फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट होता है और उसकी वजह से जो हार्ट को लोड होता है या तो फिर उसके जो आर्टरी है वो ब्लॉकेज हो जाती है, उसको हम संतर्पण जन्य हृदय रोग बोलते हैं। तो उसमें कफ मेद का आवरण दूर करने के लिए, कोलेस्टेरॉल कम करने के लिए भी आप ये पर्टिकुलर कंपाउंड यूज कर सकते हैं। और पांडु रोग, उसमें भी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट पहले आपको दीपन पाचन करना पड़ेगा और बाद में रसायन क्रम से रक्त धातु की वृद्धि होगी। या तो फिर पांडु की एक कंडीशन ये भी है कि जिसमें रक्त क्षय या पूरी धातु का क्षय इतना सीवियर हो जाता है कि पेशेंट कोलैप्स हो जाता है। अलग अलग उसके स्टेज दिए हुए, तो भी ये रसायन कर्म करके आप यूज कर पाएंगे। गल विद्रधि, गल प्रदेश में जो विद्रधि होती है, एब्सेस होती है, तो भी हम कफ मेद का शोषण और क्लेद का शोषण इस तरह से आप यूज कर पाएंगे। और वात रक्त, वात रक्त के लिए हम नेक्स्ट फॉर्मुलेशन पर्टिकुलरली देखने वाले हैं, केशर गुगुलू, उसका रोगाधिकार शायद वात रक्त है। तो ये भी एक ऐसा फॉर्मुलेशन है जो वात रक्त को मिटाएगा। तो गुगुलू है, अलग अलग वात व्याधि में यूज होता है और तिक्त रस के द्रव्य यहाँ पे ज्यादा है, तो वो पित्त का शमन करेंगे और साथ में रक्त को भी, रक्त की जो दुष्टि हुई है उसको भी वो शमन करेंगे। तो इस तरह से अलग अलग रोग में आप जिसमें जरूरत है एक्सटर्नली व्रण शोधन की, व्रण रोपण की, उसमें आप पंचतिक्त घृत गुगुलू जो घृत फॉर्म में रहेगा उसको आप अप्लाई करने के लिए दे सकते हैं। और इंटरनली शमन मात्रा में, एक्चुअली बहुत सारे डिजीज कंडीशन ऐसी होती है कि जहाँ पे आपको विरेचन करना है, वमन करना है, तो उसमें जो आप स्नेहन करते हैं उसमें भी अलग अलग हम औषध सिद्ध स्नेह यूज करते हैं। तो उसमें एक हमको पता है कि हम पंचतिक्त घृत कुष्ठ रोग अधिकार के लिए जो पक्षात पक्षात विरेचन हम बोला है, तो उसमें भी हम शोधन के लिए भी यूज करते हैं स्नेह। तो उसमें भी आप, अगर आपके पास घी के फॉर्म में ये है तो आप ये भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो हम पंचतिक्त घृत उसमें यूज करते हैं। मैं अभी आपको बोलूंगा डिस्कशन के लिए। आवाज आ रही है ठीक से? कुछ प्रॉब्लम है तो उसमें बोलिए। कुछ क्वेश्चन है तो आप बाद में पूछिएगा। आवाज आ रही है ठीक से? रवि, आवाज आवे छे बरोबर? हाँ सर, आवे छे बरोबर। हाँ, ओके। क्वेश्चन के लिए बाद में मैं टाइम दूंगा। यस, तो शोधन के लिए हम पंचतिक्त घृत देते हैं
विरेचन से पहले जो स्नेहपान करते हैं उसमें, लेकिन शमन के लिए जो भी कंडीशन हमने देखे उसमें शमन मात्रा में आप अग्नि के अनुसार पेशेंट को, ये आपको लॉन्ग टाइम तक देना है, वो ध्यान में रखना है। तो पेशेंट को आपको कन्विंस करना है कि आपको ये 1 महीने तक 2 महीने तक लेनी है, बीच में आप गैप दे सकते हैं और वर्धमान मात्रा में भी आप इसका यूज कर सकते हैं। तो ये आपको टैबलेट की तरह नहीं मिलेगा, ये आपको लिक्विड की तरह मिलेगा। तो लिक्विड आपको ग्राम में भी आप मेजर कर सकते हैं, ml में भी मेजर करते हैं। स्नेह की भी मात्रा 1 पल बोली है, तो वहां पे भी मैक्सिमम मात्रा 48 ml तक यूज करना है, लेकिन वो अग्नि के अनुसार आप लेंगे। अनुपार और औषध काल हमने बता दिया कि उष्णोदक के साथ या तो व्याधि के साथ, व्याधि के में आपको जो यूज करना है लिक्विड उसके साथ, लेकिन वो सुखोदक होना चाहिए, या तो फिर पोषण होना चाहिए, गर्म होना चाहिए थोड़ा, वो वैसा आप अनुपान देंगे। और औषध काल प्रभाते निरन्नम, मॉर्निंग में जब कुछ खाना नहीं खाया है और शौच क्रिया उसकी ठीक से हो गई है, ऐसी कंडीशन में आप देंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे अपना पंचतिक्त घृत गुगुलु हो गया, केशर गुगुलु हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे। अभी कोई भी क्वेश्चन है तो बारी बारी आप पूछ सकते हैं। यस विमल, अभी बोल सकते हैं आप। मैंने परमिशन दे दी है, अभी आप बोल सकते हैं। ओके, अगर आपकी आवाज नहीं आ रही तो आप मैसेज टाइप कर दीजिए और रवि वो मैसेज पढ़ के मुझे बता देगा क्वेश्चन क्या है। ओके, बाकी किसी को क्वेश्चन है, अगर वो बोल पाते हैं तो आप पूछ सकते हैं। मैंने परमिशन दे दी तो आप बोल पाएंगे, शायद एरर नहीं आनी चाहिए। રવિ કર્યો છે ને મેસેજ ટાઈપ? સર એક મેસેજ આવ્યો હમણાં રીડ કરીને તમને બતાવ્યો છે. હાલો હા સર એક ક્વેશ્ચન છે આવ્યો તો મને. હા बोल ने, શું છે क्वेश्चन? हाँ सर अभी टेबलेट फॉर्म में भी अवेलेबल है तो उसके लिए हम कैसे डिसाइड करें डोज? हाँ, पंचतिक्त मतलब कोई भी गुगुलू कल्प है, मैंने पहले ही बता दिया कि टैबलेट फॉर्म में आपको गुगुलू अवेलेबल है। पंचतिक्त घृत गुगुलू टैबलेट फॉर्म में नहीं हो सकता, अगर उसमें थोड़ा गुगुलू का पार्ट जाएगा तो भी आपको अवले फॉर्म में मिलेगा, और उसमें भी अवले की मात्रा कम होगी और घृत की मात्रा ज्यादा होगी, तो वो आपको चम्मच से ही लेना पड़ेगा। और उसका जो डोज यहाँ पे हम बोलते हैं 6 से 12 ग्राम, तो वो 1 चम्मच, जो टेबल स्पून रहा तो वो 1 चम्मच होगा, और टी स्पून रहा तो वो 2 चम्मच जितना होगा। तो ऐसे करके आपको मात्रा लेनी है। और बाकी की जो गुगुलू की वटी होती है वो हमने पहले ही बता दिया कि 2 से 4 ग्राम गुगुलू का कल्प आप ले सकते हैं, तो शुद्ध गुगुलू उसमें 2 ग्राम जाएगा, तो 2 से 4 ग्राम जनरली 500 मिलीग्राम की एक वटी होती है, तो 1 ग्राम मतलब दो वटी आप 4 बार दे सकते हैं। ऐसे करके पूरे दिन का डोज आपको 4 ग्राम देना है। बहुत सारे लोग उससे ज्यादा मात्रा में, उससे कम मात्रा में देते हैं,
तो उसकी युक्ति के अनुसार देते हैं, लेकिन जनरली आप 4 ग्राम तक कोई भी गुगुलू का कल्प दे सकते हैं। जो मार्केट में टेबलेट मिलती है उसमें गुगुलू का प्रोपोर्शन कम जाता है, क्योंकि वटी बनाते तो 50% उसमें गुगुलू जाएगा, लेकिन आप टेबलेट बनाते हैं तो उसमें बाइंडिंग एजेंट, कलरिंग एजेंट, अलग अलग फ्लेवरिंग एजेंट उसमें होते हैं, तो उसमें गुगुलू का पार्ट कम हो जाएगा। तो आपको देखना है कि गुगुलू कितना है, पूरे दिन में गुगुलू की मात्रा या तो अपने ड्रग की मात्रा जो भी है वो 4 ग्राम जानी चाहिए। ऐसे करके आप वटी फॉर्म में कोई भी गुगुलू कल्प है तो इस तरह से आप वो डोज मेंटेन करेंगे। यस। और किसी को क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट टाइम हम केशर गुगुल देखेंगे। ये हमने अलग मतलब अलग फॉर्मुलेशन इसलिए यूज किया था इसमें। केशर गुगुलू उसमें गुडुची और त्रिफला क्वाथ दोनों के साथ पहले शोधन करने के लिए बोला है और बाद में अलग अलग जो कल्क द्रव्य है उसमें ऐड करने के लिए बोला है। तो सीनाथ गुगुलू में हमने देखा कि उसमें पाक करना था, फॉर्मुलेशन में ही दिया था कि चारों ड्रग मिला के आपको पाक करना है, इसलिए हमने जो पाठ में गुगुलू था उसको शुद्ध गुगुलू कंसिडर किया। बाकी जनरली जो गुगुलू के कल्प है उसमें लिक्विड मीडिया अलग अलग दिए हुए होते हैं, तो वो गुगुलू को आपको रॉ फॉर्म में कंसिडर करना है। तो रॉ फॉर्म में 100 ग्राम गुगुलू आप लेंगे तो उसका शोधन करके आपको 60 ग्राम या तो अच्छा रहा तो 65 ग्राम तक आपको गुगुलू मिलेगा। तो ऑलरेडी उसकी मात्रा, गुगुलू की मात्रा जो कल्प में है वो ऑलरेडी अल्टर हो जाएगी। तो एक पार्ट हमने ये देखा कि जिसमें शुद्ध गुगुलू आपको यूज करना है, बाकी के जो द्रव्य है उसके साथ पाक करने की मेथड हमने डिस्कस करी, और उसमें ही अगर आपको कुट्टन मेथड बनाना है तो वो पर्टिकुलरली एरंड तेल का प्रोपोर्शन उसमें कम हो जाएगा, ये भी हमने डिस्कस किया। जो नेक्स्ट केशर गुगुलू है वो भी हम बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ करते हैं अलग अलग कंडीशन में, और उसमें पर्टिकुलरली ऐसा दिया हुआ है कि रॉ फॉर्म में आपको गुगुलू लेना है और पहले त्रिफला और गुडुची क्वाथ में उसका शोधन करना है और बाद में अलग अलग प्रक्षेप द्रव्य उसमें ऐड करने हैं। तो ये मैं नेक्स्ट टाइम भी डिस्कस करूंगा कि कोई भी गुगुलू कल्प कैसे अलग अलग तरीके से बनाते हैं, लास्ट जो प्रोडक्ट मिलती है उसमें गुगुलू का प्रोपोर्शन कितना रहता है, और उसके हिसाब से आपको पूरे कल्प का डोज और गुगुलू का डोज कितना जाता है शरीर में, ये आपको असेस करना है। तो ये हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे। अभी भी किसी को क्वेश्चन है तो मैं थोड़ी देर वेट करूंगा, नहीं तो आप लेफ्ट कर सकते हैं बारी बारी। किसी को भी क्वेश्चन है तो बोल सकते हैं। હિમલભાઈનો ક્વેશ્ચન આવ્યો છે. હા, એનું માઇક કેમ નથી ઓન થતું? વાંધો નહીં, રીડ કરી દે. રાજ્યક્ષમાં કઈ રીતે યુઝ થાય છે? તો ક્ષયનો ડિઝીઝ છે ને, તો પિત્તરસ શોષણ का वर्क करता है. हाँ, मैंने वही बोला कि राज्यक्षमा का संप्राप्ति अलग अलग है, अनुलोम क्षय और प्रतिलोम क्षय है। तो अनुलोम क्षय में उसकी संप्राप्ति इस तरह से होती है कि सबसे पहले अग्नि मंद होगा, उसकी वजह से आम जनरेट होगा और उसकी वजह से धातु का अवरोध, अलग अलग स्रोतस का अवरोध होके धातु पोषण नहीं होगा। तो उसकी वजह से जो धातु क्षय होता है, अनुलोम क्षय से जो राज्यक्षमा होता है, उसमें पहले तो अग्नि दीपन आपको करना है, तो घृत दीपन कर्म करता है, ठीक तरह से वो दीपन कर्म करता है। और बाद में भी जो रसायन कर्म आपको देना है, तो गुगुलू का खुद का रसायन कर्म है, इसमें गुगुलू का पार्ट ज्यादा है, घी का खुद का रसायन कर्म है। तो स्टार्टिंग में आप दीपन पाचन के लिए पंचतिक्त घृत देंगे पर्टिकुलर मात्रा में, पंचतिक्त घृत गुगुलू देंगे पर्टिकुलर मात्रा में दीपन पाचन के लिए, और बाद में फिर आप धातु पोषण के लिए जो भी ड्रग है आपको च्यवनप्राश यूज करना है, या तो फिर राज्यक्षमा में सितोप्लादी चूर्ण दिया हुआ है, बहुत सारे कल्प उसमें दिए हुए हैं, तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। लेकिन इसकी ही आपने रसायन मात्रा में यूज किया, घृत खुद रसायन है, गुगुलू खुद रसायन है, तो ये वर्क कर पाएगा। लेकिन पर्टिकुलरली अनुलोम क्षय में ये वर्क करेगा, प्रतिलोम क्षय में वर्क नहीं करेगा, क्योंकि प्रतिलोम क्षय में हमने पहले ही बता दिया था कि वो उसमें आपको ऐसे ड्रग यूज करने पड़ेंगे जो प्रभाव से काम करते हैं, वो एक्सक्लूसिव धातु वृद्धि करते हैं, तुरंत धातु वृद्धि करते हैं, वैसे ड्रग आपको यूज कर रहे हैं।
और उसमें वृष्य और वाजीकरण ड्रग हम ज्यादा यूज करते हैं। तो अनुलोम शय में लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अग्निदीपन, आम पाचन, स्रोतस का अवरोध दूर करना ऐसी होती है, और बाद में हम रसायन करते हैं। ऐसी कंडीशन में ये फॉर्मुलेशन काम आएगा। यस। ओके, शायद आप बोल नहीं पा रहे। रक्षित, तारे टूंकमां माइक ऑन थतो होय तो बोली दे, बाकी टाइप करी दे। रवि बोली दे सर। ક્વેશ્ચન છે કે આ ફોર્મ્યુલેશનમાં ઘીનો શું રોલ છે? શેમાં? આ જે ફોર્મ્યુલેશન છે પંચતિક્ત ઘૃત ગુગુલુ, એમાં ઘીનો શું રોલ છે? एक्चुअली घृत कल्पना ही है ये। घृत कल्पना ही है, गुगुलु कल्प नहीं है। हमने सिर्फ इसीलिए स्पेसिफाई किया कि ये गुगुलु कल्प नहीं है, स्नेह कल्प है। पंचतिक्त घृत जो हम यूज करते हैं कुष्ठ रोग अधिकार में वही है। उसमें थोड़े कल्क द्रव्य ज्यादा दिए होंगे शायद, और उसमें गुगुलु वन ऑफ द कंटेंट दिया हुआ है। तो पर्टिकुलर कंडीशन के लिए उसमें गुगुलु ऐड किया है। जैसे हमने बोला कि नाड़ी व्रण है, अर्बुद है, भगंदर है, गंडमाला है, अलग अलग जो मांस मेद के विकार है जिसमें पस फॉर्मेशन ज्यादा होता है, जिसमें क्लेद की वृद्धि होती है, तो उसमें गुगुलु का कर्म है। कफ मेद का शोषण, मांस मेद का कर्षण और क्लेद का कर्षण, क्लेद का शोषण। ये जो गुगुलु के एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी है, कफ मेद का शोषण करता है, मांस और मेद का क्षय करता है एक्सेसिव वृद्धि में है तो वो पर्टिकुलर एफिकेसी चाहिए, इसलिए यहाँ पे गुगुलु ऐड किया है। नहीं तो जो पूरा कल्प है वो घृत है। तो पंचतिक्त घृत का रोल हमको पता है सबको कि कुष्ठ में है, अलग अलग जो डीप सीटेड कुष्ठ है उसमें भी है। लेकिन घृत का रोल पर्टिकुलरली ये रहेगा कि घृत ऐसा मीडिया है कि जो एक्टिव प्रिंसिपल पूरा एब्सॉर्ब कर लेगा। तिक्त रस के द्रव्य है उसका पूरा रस गुण वीर्य विपाक जाएगा, बाकी के जो कल्क द्रव्य है उसके रस गुण वीर्य विपाक जाएंगे, और घृत खुद का अपना कर्म अलग अलग स्रोतस में जा सकता है, वहां पे लुब्रिकेशन करेगा। घृत का खुद का कर्म निर्वापण बोला है। निर्वापण मतलब जो एक्सेसिव मात्रा में अगर हीट ज्यादा हुई है तो उसको शमन करना, और प्लस व्रण रोपण करना, ये भी घृत का खुद का कर्म है। तो घृत सब जो द्रव्य है उसके कर्म खुद के अंदर आत्मसात करके छोटे से छोटे स्रोतस में जाके अपना कर्म बताएगा। तो ऐसे करके घृत का रोल होता है यहाँ पे। यस। ક્વેશ્ચન છે કે અસ્થિ મજ્જા સુધી કઈ રીતે પહોંચે? हाँ, अस्थि मज्जा सुधी। हाँ, एक्चुअली हाँ, फिजिकली घृत नहीं पहुंचेगा। घृत के जो गुण है, आप शरीर में घृत लेंगे तो उसका क्या होगा, डाइजेशन होगा, उसका एब्सॉर्प्शन होगा, उसका मेटाबॉलिज्म होगा, तो उसके जो गुण है वो वहां तक जाएंगे, घृत थोड़ी पहुंचेगा। अगर ऐसा व्याधि है, कुष्ठ का ऐसा व्याधि है जिसमें मांस गल गया है, जिसमें मेद गल गया है, तो आपको वो एक्सटर्नली देना है, तो वहां पे घृत पहुंचेगा, वो वहां पे काम करेगा। अगर आप बस्ती में देते हो तो बस्ती में आपका जो स्नेह वो पर्टिकुलर साइड तक जाता है, लेकिन यहाँ पे घृत जाएगा मतलब उसकी एफिकेसी जाएगी। वो पचन होके ऐसे फॉर्म में उसका गुण मिलेगा कि अपने भी गुण वो देगा, जो उसका स्नेहन कर्म है, उसका निर्वापन कर्म है, उसका व्रण रोपण कर्म है। यहाँ पे घृत नहीं, उसके कर्म जाएंगे। इस तरह से आपको सोचना है।
ओके, और किसी को भी क्वेश्चन है, अगर कुछ क्लियर नहीं हुआ तो भी आप पूछ सकते हैं। ओके, तो आज हमने सीनाथ गुगुलू और पंचतीर्थ गुगुलू दोनों देखा। मतलब हम औषध योग इसीलिए देख रहे हैं, ये आपके आइडिया के लिए एक्चुअली, कि आपको कैसे औषध योग समझने हैं। ये हम जो सोचते हैं कि इस तरह काम करता है, इस तरह काम करता है, ये सिर्फ अपना विश्वास बढ़ाने के लिए, अपनी श्रद्धा बढ़ाने के लिए। लेकिन जो पाठ दिया हुआ है, अगर अच्छी फार्मेसी की आप ड्रग यूज करते हैं या खुद बनाते हैं, तो जो भी फलश्रुति में दिया हुआ है वो पर्टिकुलर मात्रा में, पर्टिकुलर अनुपान के साथ, पर्टिकुलर भेषज काल में पथ्य पालन करते हुए अगर आप यूज करेंगे तो पर्टिकुलर ड्यूरेशन में आपको वो रिजल्ट मिलने ही वाला है। उसमें कुछ शंका करने की जरूरत नहीं है। तो जो हम सोचते हैं अलग अलग जो द्रव्य है उसकी कारमुकता हम एक्सप्लोर करते हैं, ये सिर्फ हमारे समझने के लिए है। नहीं तो आप जो भी पाठ दिया हुआ है वो पाठ को आप फॉलो करेंगे तो फलश्रुति आपको मिलने ही वाली है। और गुगुलू में पर्टिकुलरली कोई भी गुगुलू कल्प आप यूज करते हैं तो पथ्य पालन बोला है भाव प्रकाश में, कि वो यूज करते समय आपको अम्ल द्रव्य, तीक्ष्ण द्रव्य यूज नहीं करना है, अजीर्ण नहीं होने देना है, आपको ज्यादा श्रम नहीं करना है, व्यवाही नहीं करना है, ज्यादा आतप सेवन नहीं करना है, ज्यादा क्रोध नहीं करना है। ऐसे करके पर्टिकुलरली वो पथ्य पालन बोला है। जहाँ पे मिनरल यूज करते हैं वहां पे तो पर्टिकुलरली पथ्य पालन होता है। तो हम इस तरह सोचते हैं, पूरा हम फॉर्मुलेशन देखते हैं, उसकी प्रिपरेशन देखते हैं, उसकी मात्रा, अनुपान, जो प्रयोग विधि है वो पूरा देखते हैं, इसलिए कि हम मैक्सिमम ये चीजें ध्यान में रखें तो आपको रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि आचार्यों ने ये सब चीजें ध्यान में रखी है, कुछ कुछ चीजें पाठ में भी बोली है कि पर्टिकुलरली आपको ऐसा भोजन करना है। जैसे हमने लास्ट टाइम भी देखा था सीनाथ गुगुलू में कि पर्टिकुलरली शाली षष्टिक भोजन घृत तेल वसोपेतम ऐसा बोला है। तो उन्होंने पाठ में भी दिया हुआ है, अब हमको याद आए इसलिए। लेकिन आप सब चीजों को ध्यान में रखेंगे तो श्योरली आपको रिजल्ट मिलेगा। ओके, तो अभी मैं थोड़ी देर वेट करूंगा, किसी को क्वेश्चन है तो आप लेफ्ट कर सकते हैं अपनी अनुकूलता के अनुसार।